गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने बात करी थी आनुवंशिकी के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को क्यों चुना। कल इसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन पूरी नहीं हो पाई, तो आज हम इसके बारे में बात कर लेंगे। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप को क्यों चुना। उसके भी कुछ कारण थे तभी मेंडल ने इस पादप को चुना, नहीं और भी कुछ पादप थे उनको भी ले सकते थे मेंडल। मेंडल ने मटर के पादप को चुना था, आपको सबको पता है, जिसका वानस्पतिक नाम है पायसम सटाइवम। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए इस मटर के पादप को ही क्यों चुना। तो उस पादप को चुनने के कारण थे कुछ। उसमें पहला कारण यह है कि ये जो पादप है वह एक वर्षीय पादप है। ठीक है, ये पादप जो है मटर का एक वर्षीय पादप है। नंबर 2, ये पादप जो है स्वपरागित पादप है। नंबर 1 कारण यह है कि मेंडल ने इस पादप को इसलिए चुना क्योंकि यह पादप जो है एक वर्षीय पादप है। ठीक है, नंबर 2 है कि यह पादप जो है स्वपरागित पादप है। नंबर 3 अगर हम बात करें तो वो इसका यह कारण है, अब बताऊंगा कि स्वपरागित क्या होता है, कि इस पादप, नंबर 3 कारण है कि इस पादप के अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है इसका कारण कि ये जो पादप है वह एक वर्षीय पादप है। नंबर 2 कि ये पादप जो है स्वपरागित पादप है। और नंबर 3 कि ये जो पादप है उसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। अब बात करें द्विलिंगी पुष्प क्या होते हैं, आपको पता है पुष्प आप सब जानते हो। उस पुष्प के अंदर द्विलिंगी यानी पुष्प द्विलिंगी है, इसके अंदर नर भी पाया जाता है और मादा भी पाई जाती है। यानी कि इस पुष्प के अंदर नर व मादा दोनों ही उपस्थित होते हैं, इसलिए इस पुष्प को द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और नर और मादा उपस्थित होते हैं, तो अगर एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा है तो आपस में ही संलयन कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे, संकरण कर लेंगे या फिर निषेचन कर लेंगे। तो आपस में ही एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा है तो आपस में ही वो कर रहा है, निषेचन कर रहा है, संकरण कर रहा है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण स्वयं ही परागण कर रहा है अपने अंदर, तो ये इसलिए इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण। इसलिए ये पादप जो है स्वपरागित पादप है, इसके अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, इसलिए ये पादप स्वपरागित पादप है। अब नंबर 4 अगर हम बात करें तो वो बात यह है कि ये आसानी से उगने वाला पादप है। ये पादप है आसानी से उगने वाला पादप है। ठीक है, नंबर 1 ये एक वर्षीय पादप है। नंबर 2 स्वपरागित पादप है, मैंने आपको बता दिया स्वपरागित क्या होता है। नंबर 3 द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि द्विलिंगी पुष्प पाए जाना मतलब नर और मादा दोनों ही पाए जाते हैं। नंबर 4 है इसका आसानी से उगने वाला पादप है, ये पादप जो है आसानी से उग जाता है। और नंबर 5 इसका कारण है कि इस पादप के अंदर स्वपरागण व परपरागण स्वपरागण व परपरागण आसानी से कराया जाता है, कराया जा सकता है। नंबर 5 क्या कारण है कि इसके अंदर स्वपरागण व परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। अब बात करते हैं कि स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। तो स्वपरागण आपको पता ही है, आपको पता है कि एक पादप, ये पादप द्विलिंगी पुष्प है, इसके ये पुष्प द्विलिंगी है, इसका ये पुष्प भी द्विलिंगी है, इसके अंदर भी नर और मादा पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर भी नर और मादा पाए जाएंगे। ठीक है, अगर ये नर और मादा आपस में संलयन कर लेंगे तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्वपरागण।
लेकिन अगर इसका नर इसकी मादा से क्रिया करेगा, इसका नर इसकी मादा से क्रिया करेगा, तो यह प्रक्रिया कहलाएगी परपरागण। ठीक है, पर मतलब दूसरा, ये दूसरे के साथ परागण कर रहा है, इस क्रिया को कहते हैं परपरागण। और अगर अपने स्वयं के साथ कर रहा है उसे बोलते हैं स्वपरागण। तो इस पादप के अंदर जो है स्वपरागण और परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। नंबर 6 इसका कारण है वो यह है कि इसके अंदर विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। इस पादप के अंदर विपर्यासी लक्षणों का पाया जाना। ठीक है, नंबर 1 क्या कारण है कि यह पादप एक वर्षीय पादप है। दूसरा कारण है कि यह स्वपरागित पादप है, जो कि आपको पता है। नंबर तीसरा कारण है कि ये द्विलिंगी पुष्प इसमें पाए जाते हैं। नंबर 4 इसका कारण है कि आसानी से उगने वाला पादप है। नंबर 5 है कि इसमें स्वपरागण व परपरागण आसानी से कराया जा सकता है। और नंबर 6 इसमें विपर्यासी लक्षणों का पाया जाना, यानी कि इसके अंदर विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं। और वो लक्षण 7 प्रकार के पाए जाते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए इस मटर के पादप को क्यों चुना? आया समझ में? जाने से पहले आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आई सबके? अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमने पहले पढ़ लिया आनुवंशिकी के बारे में, आनुवंशिकी का जनक, आनुवंशिक उसका मेंडल का जन्म और मेंडल का कार्य, फिर वंशागति। वंशागति के बाद में हमने वो शोध कार्य पढ़ा, शोध कार्य के बाद में हमने इसके जो कारण पढ़े, इसके क्या कारण थे कि मेंडल ने इस पादप को ही चुना। अब ये भी हो गया। अब हम इसके बाद में जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मेंडल की शब्दावली। रही बात विपर्यास लक्षणों की, वो आपको मैं बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे मेंडल की शब्दावली। ठीक है, तो मेंडल की शब्दावली में नंबर 1 बात आती है, वो आती है कारक। नंबर 1 जो बात आती है वो आती है कारक। तो कारक क्या होता है, कोई जानते हो आप में से? मैं बताता हूं। कारक कि ये जो शब्द है कारक, इसको सबसे पहले आनुवंशिकी की इकाई के रूप में माना गया था। कारक को सबसे पहले आनुवंशिकी, ये हो गया आनुवंशिकी की इकाई के रूप में माना गया था। इस कारक को, ये जो कारक शब्द वो मेंडल ने ही दिया था। इस कारक जो, ये कारक जो शब्द है, इसको सबसे पहले आनुवंशिकी की इकाई के रूप में माना गया था, जिसको हम वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? इसे वर्तमान में जीन कहा जाता है। जीन कहा जाता है। ठीक है, तो कारक क्या होता है कि कारक जो शब्द है, इसको सबसे पहले आनुवंशिकी की इकाई के रूप में माना गया था। तो सबसे पहले हमें पता लगा था कि आनुवंशिकी है, उस आनुवंशिकी इकाई को सबसे पहले कारक माना गया था। यानी कि कारक क्या होता है कि कारक को सबसे पहले आनुवंशिकी की इकाई के रूप में माना गया था। ये शब्द मेंडल ने ही दिया था। और इस शब्द को वर्तमान में हम जीन कहते हैं, इसे वर्तमान में जीन कहा जाता है। अब आपको यह बात समझ आई कारक की कि कारक क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जीन की। इसे वर्तमान में जीन कहते हैं। अब हम जीन के बारे में पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है। ये समझ में आए सबके? क्लियर है? कारक की, कारक को सबसे पहले आनुवंशिकी की इकाई के रूप में माना गया था, इसे वर्तमान में जीन कहा जाता है। ठीक है, अब अगली जो बात आती है वो आती है जीन की। जीन क्या होता है? तो जीन शब्द, इसका प्रयोग
यानी कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। मेंडल ने नहीं किया था, इसका उपयोग जोहानसन ने किया था। इसका उपयोग जोहानसन ने किया था। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। अब क्या किया था? जीन होती क्या है बताओ आपको। जीन, वो आपको पता है वंशागति क्या होती है? वंशागति आप सब जानते हो कि पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी में आना ही वंशागति कहलाता है। ठीक है, तो वंशागति क्या होती है आपको पता है कि पिता के जो लक्षण है वो संतति पीढ़ी में आएंगे, वही वंशागति कहलाती है। लेकिन अब बात करें जीन की, कि जीन क्या होती है। तो वंशागति की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई ही जीन कहलाती है। अब आपको बता दूं कैसे। वंशागति की क्रियात्मक व संरचनात्मक, वंशागति की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जीन कहलाती है। तो देखो वंशागति आपको पता है कि पिता के जो लक्षण है वो बेटे में आएंगे। ठीक है, लेकिन पिता के लक्षण बेटे में किसके द्वारा आएंगे, किस किस मतलब कैसे आएंगे? तो आपको पता है पिता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझा दूं, मतलब मानव का, तो आपको पता होता है कि ये पिता है जिसका गुणसूत्र होता है एक्स वाई, और ये माता है जिसका गुणसूत्र होता है एक्स एक्स। ठीक है, अब ये दोनों जनक हो गए, पिता और माता। अब इनके युग्मक बनेंगे तो एक एक्स और एक वाई बनेंगे, इसके बनेंगे तो एक्स और एक्स बनेंगे। ठीक है, अब आपको बता दें ये एक्स इस एक्स से आगे क्रॉस होगा तो एक्स एक्स लड़की वो पैदा हो जाएगी, और ये इससे करेगा तो एक्स एक्स की लड़की हो जाएगी। लेकिन ये वाई इसके साथ करेगा तो एक्स वाई लड़का, और इसके साथ करेगा तो लड़का। तो आपको बाद में बताऊंगा। तो अब देखो एक्स वाई, अब इनके जो युग्मक बन गए, इन युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। तो पिता के लक्षण कहाँ से आए कि पिता के अंदर जो गुणसूत्र है उन गुणसूत्रों के युग्मक बनेंगे, युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। तो ये जो जीन जो है आपस में पिता के बाद एक, ये तो पिता के जीन है, ये माता के जीन है, दोनों जीन आपस में मिलकर के संतति में यानी कि संतान में, अपनी औलाद में, बेटे बेटी में आएंगे। अब बेटे बेटी में आएंगे तो पिता की जैसी स्ट्रक्चर, जैसी संरचना है, पिता की जैसी संरचना है वैसी ही संरचना बेटे की बनेगी, और पिता की जैसी संरचना बेटे की बनेगी, मतलब संरचनात्मक। पिता की जैसी संरचना बेटे की बनेगी तो मतलब होगा संरचनात्मक, और क्रियात्मक मतलब इस पिता की संरचना को बेटे की संरचना में बदलना एक क्रिया हो गई। तो पिता की संरचना को बेटे की संरचना में बदलना एक क्रिया हो गई। तो वंशागति की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जीन कहलाती है। ठीक है, आए बात समझ में? क्या होती है जीन? जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। इसने किया था जोहानसन ने। जीन क्या होता है कि वंशागति की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जीन कहलाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जल्दी करो। क्लियर? तो हमने मेंडल शब्दावली में से दो चीजें पढ़ी है, तो कारक और एक जीन। कारक आपको समझ में आ गया कि आनुवंशिक, सबसे पहले आनुवंशिकी की इकाई के रूप में कारक को माना गया था। नंबर 2 जीन। जीन जो होती है इसका सबसे पहले उपयोग जोहानसन ने किया था। और जीन क्या होती है? वंशागति की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई जीन कहलाती है। उसके बाद में हम अगली बात करेंगे नंबर 3 जीनोम। किसकी बात करेंगे हम? जीनोम की।
जीनोम। अब देखो जीनोम क्या होता है बताओ आपको। देखो जीनोम का मतलब होता है कि देखो कोई भी जीव है, सबसे पहले देखो आप कि कोई भी जीव है। अभी मैंने आपको बताया था मनुष्य का, मैंने आपको उदाहरण दिया था कि नर का होता है XY और मादा का होता है XX, ये होता है गुणसूत्र। ठीक है। अब ये जो जीव है वो अपनी संतान को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले युग्मक बनाएंगे। मैंने आपको बताया युग्मक बनाएंगे, इसका X, इसका Y, इसका XX। ठीक है। तो कोई भी तो जीव है अपने संतति को, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए युग्मक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? युग्मक। तो कोई भी जीव है, जीव क्या बनाएंगे? युग्मक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो युग्मक है, इस युग्मक के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं? जीन। क्या उपस्थित होते हैं? जीन। ठीक है। कोई भी जीव है वो अपनी पीढ़ी को बनाने के लिए युग्मक बनाएगा और युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होता है, ये आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो जीन कौन से? ये देखो, ये तो है द्विगुणित 2n, यह है 2n द्विगुणित है ये तो। लेकिन जब ये बटेगा, जैसे कि मान लो ये 2 है, अब ये 2 अगर अलग अलग पार्टों में बटेगा तो 1 और 1 हो जाएगा। तो यह है 2n मतलब द्विगुणित। अब ये द्विगुणित आपस में बटेगा तो ये हो जाएगा अगुणित, n। ठीक है। 2n को अगर 2 भागों में बांटेंगे तो 1n और 1n हो जाएगा। तो द्विगुणित को 2 भागों में बांटेंगे तो दोनों हो जाएंगे अगुणित। क्या हो जाएंगे? अगुणित। तो एक युग्मक पर ओनली अगुणित ही तो जीन उपस्थित है। ठीक है। तो और एक बात और थी, जीन में मैंने आपको बताया था कि जीन जो होते हैं, उसमें जीन में लिख लेना कि जीन जो होते हैं हमेशा युग्म में यानी कि जोड़े में पाए जाते हैं। जीन होते हैं हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं। अब बात कर रहे हैं जीनोम की, तो कोई भी जीव होते हैं, जीव युग्मक बनाते हैं, युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। तो एक युग्मक पर अगुणित जीन है, इस पर भी अगुणित है, इस पर भी अगुणित, इस पर भी अगुणित। अगर दोनों मिल जाएंगे अगुणित और अगुणित तो फिर से द्विगुणित हो जाएगा। इसका 1n, इसका 1n, 2n हो जाएगा। 2n मतलब द्विगुणित। ठीक है। तो क्या होता है कि जीनोम क्या होता है? तो किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को, किसी भी जीव के, आपको पता है कि जीव जो होता है संतति बनाने के लिए, अपनी पीढ़ी चलाने के लिए युग्मक बनाएगा। युग्मक बनाने के लिए आपको पता है कि वो संलयन करता है। अगर मतलब जीव है तो निषेचन करेगा, और अगर पादप है तो संकरण। जीव में निषेचन होता है, पादपों में संकरण होता है। ठीक है। तो जीनोम क्या होता है? जीव होता है, जीव युग्मक बनाएंगे, युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं और जीन कौन से? अगुणित। तो किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। किसे कहते हैं जीनोम? कि किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को ही जीनोम कहा जाता है। समझ में आए सबके? एक बार भी बता दूं कि किसी भी जीनोम है, आपको पता है, मैंने बताया था कोई भी जीव है, जीव युग्मक बनाएगा और युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं और जीन के जो अगुणित समुच्चय होता है, एक अगुणित इसका पिता का और एक अगुणित माता का, मतलब आपको द्विगुणित बनाता है लास्ट में। तो किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित, किसी भी जीव के युग्मक है, इन युग्मक के ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। तो किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को ही जीनोम कहा जाता है या जीनोम कहते हैं। ठीक है। आई बात समझ में कि किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। आप लिख सकते हो जीनोम हेडिंग लगा के कि किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। ठीक है। किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के अगुणित समुच्चय को जीनोम कहते हैं। मिटा दीजिए। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 4। नंबर 4 हम जिसकी बात करेंगे वो है आपके युग्म विकल्पी या
एलील। इंग्लिश में एलील बोलते हैं, हिंदी में युग्म विकल्पी। तो एग्जाम में युग्म विकल्पी भी आ सकता है, एलील भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये लिखवाएगा। तो नंबर 4 जो होते हैं, नंबर 4 जो होता है वो होता है युग्म विकल्पी या एलील। अब हम बात करेंगे कि युग्म विकल्पी क्या होता है और एलील क्या होता है। तो देखो, ये जो शब्द यह युग्म विकल्पी है, इस शब्द का भी सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बेटसन ने। तो बेटसन ने किसका प्रयोग किया था पहले? जेनेटिक्स का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। तो युग्म विकल्पी का भी सबसे पहले प्रयोग जो है बेटसन ने किया था। तो युग्म विकल्पी क्या होता है? कोई जीव है ना, किसी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए जो जीनों का जो विपरीत रूप पाया जाता है, किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए जीनों का जो विपरीत रूप पाया जाता है उसे हम जीनोम या युग्म विकल्पी कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीव है उसके लक्षण है आपको पता है, कोई भी जीव है उसके लक्षण आपको पता है। जैसे मनुष्य है, आपको पता लग जाएगा कि ये आदमी है कि ये औरत है, कैसे? उसको देख के, ठीक है, उसके बाह्य लक्षण को देख के। तो गाय है, आपको पता लग जाएगा गाय है। भैंस है, आप जान जाओगे देखते हैं कि ये भैंस है। कैसे जानोगे? उसके लक्षण देख के आपको पता लग रहा है कि ये गाय है, ये भैंस है, ये इंसान है। ठीक है, तो किसी भी जो जीव है, कि कोई भी जीव है उसके जो लक्षण होते हैं ना, उनको निर्धारित करने के लिए जो जीनों का, या ऐसे बोल दो कि दो जोड़ी विपरीत रूप पाए जाते हैं। जीव को उठा दो यहाँ से। किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो विपरीत रूपों को, दो विपरीत रूप होते हैं। किसी भी जीव को निर्धारित करने के लिए जो दो रूप होते हैं, इसको विपर्यासी बोल सकते हैं, विपरीत बोल सकते हैं। विपरीत विपर्यासी एक ही बात है। तो किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो विपरीत रूप काम में आते हैं, उसको ही हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। आपको पता लग रहा है युग्म मतलब जोड़ा, जोड़े में दो लक्षण होंगे, पता लग रहा है युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जोड़े में दो होते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो विपर्यासी रूपों को ही जीनोम कहते हैं। ठीक है, जो भी दो विपर्यासी रूप या दो विपरीत रूप जो किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करते हैं उसे ही हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। कैसे निर्धारित करेंगे? जैसे आपको पता है कि कोई लड़का है, क्या है? कोई लड़का है। अब देखो, लड़के का गुणसूत्र एक्स और वाई होता है। ठीक है, तो इसका दो रूप है, दो विपरीत रूप है ना, विपरीत रूप अलग अलग रूप है। ठीक है, तो इसके लक्षणों को प्रकट कर रहा है कि गुणसूत्र यानी इसमें एक्स वाई है तो लड़का है। तो किसी भी जीव के लक्षण को प्रकट करने के लिए या निर्धारित करने के लिए जो दो विपर्यासी रूप काम में लिए जाते हैं उन्हें हम युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी जीव के, ये सबसे पहले प्रयोग के, ये नाम किसने दिया? सबसे पहले शब्द बेटसन ने। युग्म विकल्पी या एलील का सबसे पहले, युग्म विकल्पी या एलील, इसका सबसे पहले प्रयोग बेटसन ने किया था। क्या होता है ये? किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो विपर्यासी रूप जो काम में आते हैं उसे ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, समझ में ये बात?
किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो विपर्यासी रूप जो काम में आते हैं उनको ही युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, लिख लो लिख लो, मिटा दूं। किसी भी जीव के लक्षण को निर्धारित करने के लिए दो विपर्यासी रूप काम में आते हैं उसे युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। अगली जो बात करेंगे हम वो करेंगे समयुग्मजी। यहाँ तक बात समझ गए ना? आज जो भी पढ़ाया है वो समझ गए यहाँ तक? सबसे पहले कारक, फिर जीन, फिर जीनोम, फिर युग्म विकल्पी या एलील। अब बात करेंगे नंबर 5 की, समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या होता है? आपको पता लग रहा है सम का मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्मक। ठीक है, समान युग्मक मतलब जिसके भी अंदर समान युग्मक पाए जाते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, समयुग्मजी समझ में आया? पता लग रहा है नाम से ही कि ये सम मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्मक। तो आपको पता है कि युग्मक होते हैं उनके ऊपर जीन उपस्थित होते हैं। युग्मक के ऊपर जीन, जैसा कि मान लो मैं बात करूं कि देखो किसी भी जो कोई भी जीव है, किसी भी जीव के जो जीन होते हैं, जीन कहाँ होते हैं? युग्मक पर उपस्थित होते हैं। और अगर वो दोनों ही जीन समान है तो उसे बोलते हैं समयुग्मजी। तो देखो किसी भी जीव के, आपको पता है जीव का बनता है युग्मक, और युग्मक के ऊपर होता है जीन। तो युग्मक को छोड़ो, किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप समान होते हैं उसे ही समयुग्मजी कहते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल दूं आपको, कैपिटल डी। ये एक शुद्ध लंबा पौधा है। क्या है ये? शुद्ध लंबा पौधा। इसका ये भी दोनों समान है। तो किसी भी ये जीव के जीन है, मतलब इनके युग्मक बनेंगे, दोनों युग्मक समान बनेंगे ना, दोनों टी और युग्मक पर जीन उपस्थित होंगे। तो किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप अगर समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। एग्जांपल में कैपिटल डी यानी कि शुद्ध लंबा पौधा। ठीक है, तो किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप अगर समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी पादप कहते हैं या समयुग्मजी जीव कहते हैं। जैसे एग्जांपल में कैपिटल डी शुद्ध लंबा पौधा। अगर हम बात करें जीवों की, तो जीवों में अपना मनुष्य का ले लो, इस XX ये लड़की का है गुणसूत्र, तो ये समयुग्मजी है। अगर हम बात करें लड़के का, तो लड़के का दोनों रूप तो अलग अलग है, तो ये विषम युग्मजी में आ जाएगा। विषम युग्मजी क्या होता है? कि किसी भी विषम युग्मजी की बात कर रहे हैं हम, समयुग्मजी की नहीं। किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप समान नहीं, दोनों रूप अलग अलग होते हैं उसे विषम युग्मजी कहते हैं। और किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप समान होते हैं उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कैपिटल डी लिख लो, ये तो पादपों की बात होगी। जीवों की बात करो तो कैपिटल एक्स लिख लेना। ठीक है, ये हो गया समयुग्मजी। किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप अगर समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी पादप या समयुग्मजी जीव कहते हैं। एग्जांपल में ले लो कैपिटल डी शुद्ध लंबा पौधा है। ठीक है, आई समझ में आया तक? मिटा दूं? अब हम बात करेंगे नंबर 6। वो है विषम युग्मजी।
क्या है नंबर 4? विषम युग्मजी। अब विषम युग्मजी क्या है? मैंने आपको बताया था अभी कि सम युग्मजी क्या होता है कि किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप अगर समान होते हैं तो उसे सम युग्मजी कहते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों रूप अलग अलग होंगे। किसी भी जीव के जीन के दोनों अलग अलग, या फिर ऐसा मान, किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप अलग अलग होते हैं उसे विषम युग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल में कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये अलग है, ये अलग है। ये तो पादपों की बात आ गई। अगर हम बात करें जीवों की तो हम मानवों का ले लें, लड़के का हो गया एक्स और वाई, ये भी अलग है, ये भी अलग है। तो किसी भी जीव के जीन के दोनों रूप अगर अलग अलग है तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, और अगर दोनों रूप समान है तो उसे सम युग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल में कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको बोलते हैं संकर लंबा पौधा, संकर लंबा या हाइब्रिड लंबा। ठीक है, ये हो गया। आज की हमने बात करी कि सबसे पहले तो हमने बात करी थी कि मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था, तो आपको पता है उसके 6 कारण थे जो कि मैंने आपको लिखवा दिया। नंबर अगली बात आई थी कि शब्दावली की। शब्दावली में हमने नंबर 1 पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने कारक। कारक आपको पता है कि आनुवंशिकी की इकाई को सबसे पहले कारक माना गया था। नंबर 2 बात है कि जीन, जीन क्या होता है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया था, जो कि क्या है? सजीव वंशावृद्धि की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है जीन। नंबर अगली बात करें हमने जीनोम की। जीनोम क्या होता है आपको पता है? जीनोम किसी भी जीव के जो युग्मक होते हैं उस युग्मकों पर उपस्थित जीनों के आगुणित समूह को ही जीनोम कहते हैं। ठीक है, जीव है युग्मक बनाएगा, युग्मक के ऊपर जीन होते हैं, जीन कौन से? आगुणित। किसी भी जीव के जीन पर किसी भी जीव के युग्मक पर उपस्थित जीन के आगुणित समूह को जीनोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में युग्म विकल्पी या एलील हमने पढ़ा था, उसके बाद में हमने समयुग्मजी पढ़ा, उसके बाद में हमने विषम युग्मजी पढ़ा। ठीक है, आइए तक बात समझ में। अब इससे आगे की बात हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक।